मित्रों नमस्कार। हम लोगों ने अभी तक वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान और ध्वनि विज्ञान पर बातें की। व्याख्यान के दौरान जहाँ तक मैं समझता हूँ, ध्वनि विज्ञान में आपको कुछ मुश्किलें आ रही होंगी। हम उस पर फिर बातें करेंगे। आपके सवाल जो है ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए जो भी हैं वो आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब आते हैं तो अपने साथ उत्तर लेके आते हैं। आज हम बातें करेंगे अर्थ विज्ञान पे। तो मित्रों, सबसे पहला हमारा सामने प्रश्न ये है कि आखिर ये अर्थ है क्या। तो यहाँ भाषा के अर्थ में अर्थ भाषा की आत्मा है। भाषा के अर्थ पक्ष के वैज्ञानिक अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण का नाम ही अर्थ विज्ञान है। भाषा के संदर्भ में शास्त्र शब्द भी प्रचलित होता है, लेकिन बहुत साफ आप इस बात को जानिए कि चूंकि जो है अर्थ भाषा की आत्मा है और भाषा के अर्थ पक्ष का विवेचन और विश्लेषण जिसमें किया जाता है उसे अर्थ विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, उसे अर्थ विज्ञान के नाम से हम उसे जानते हैं। किसी भी बात को कहने के लिए परिभाषा में जाए तो हमारी बातें ज़्यादा जो है स्पष्ट होती हैं। जैसे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो है अर्थ विज्ञान को परिभाषित करते हुए वो हमसे कहते हैं कि भाषा की सफलता उसकी अर्थवत्ता में ही है। यदि किसी भाषा की ध्वनियाँ निरर्थक एवं अर्थहीन है तो वे न समाज के लिए उपयोगी हैं और न उसका अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। अतः अर्थ विज्ञान के अंतर्गत केवल उन्हीं सार्थक ध्वनियों से निर्मित शब्दार्थों का अध्ययन किया जाता है मानव समाज के लिए उपयोगी होती है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। तो ये किस चीज का जो है विचार विनिमय होता है? अर्थ का ही होता है। हमने माध्यम से जो भेजा था वो क्या भेजा था? अर्थ को ही भेजा था। तो ये परिभाषा जो है सीधे सीधे ये कह रही है कि भाषा की जो सफलता है उसके अर्थ में ही निहित है। यदि भाषा की ध्वनियाँ निरर्थक है या अर्थहीन है तो वो उपयोगी नहीं होंगी, फिर वो भाषा विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होंगे। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की परिभाषा जो है शायद अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत समर्थ है। अर्थ विज्ञान अर्थ का विज्ञान है। इसमें अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ विज्ञान वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक तीनों प्रकार का होता है। अर्थ विज्ञान का मूलभूत प्रश्न होता है अर्थ क्या है। ये क्या है? अगर ये हमारे साथ लगा रहे तो अभी जैसे मैं ध्वनि विज्ञान की चर्चा कर रहा था, आपके यहाँ से क्या है बहुत से प्रश्न लेकर के आएगा। फिलहाल आ जाइए यहाँ फिर। शब्द के उच्चारण में जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं होता। शब्द द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है, उसे अर्थ कहते हैं। शब्द क्या करता है? वो ले जा करके कुछ ऐसा अनुभव करा देता है, ऐसा प्रतीत करा देता है, ऐसा महसूस करा देता है। वही क्या? वही अर्थ है। अर्थ और उसे संप्रेषित करने वाला शब्द दोनों ही भाषा के अविच्छिन्न अंग हैं। अर्थ शब्द से अभिन्न है। किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति और अर्थ का बोध किसी शब्द विशेष से ही संभव है। अर्थ का लक्षण देते हुए भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्यपदी में कहा है कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। वाक्यपदी में क्या कहा गया? वाक्यपदी में कहा गया कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। इसका मतलब शब्द और उससे निर्मित विभिन्न भाषिक इकाइयों के माध्यम से ही हम सोच पाते हैं,
हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्थ की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी विचार करते हैं, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वो लिखते हैं, किसी भी भाषिक इकाई भाषा के संरचना है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वो स्पष्ट करते हैं अर्थ की संरचना पर कि ये संरचना क्या है। तो कहते हैं किसी भी भाषिक इकाई उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य या प्रोक्ति को पढ़कर या सुनकर हमारा मस्तिष्क जो समझता है या ग्रहण करता है। क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी भाषिक इकाई को पढ़कर या सुनकर हमारा मस्तिष्क जो समझता है या ग्रहण करता वही अर्थ है। यदि भाषिक इकाई से सांकेतिक वस्तु मूर्त या स्थूल है तो उसका मूर्त या स्थूल बिंब हमारे मस्तिष्क पर ग्रहण करता है, और यदि वह सूक्ष्म है तो मूर्त या अमूर्त बिंब जो है स्पष्ट होता है। जैसे सूक्ष्म क्या हुआ? करुणा, दया, प्रेम, दुख, है कि नहीं? और स्थूल क्या हुआ? स्थूल जैसे कोई वस्तु, अमुक वस्तु हमारे सामने है। अब सवाल इस बात का कि ये भाषिक इकाई क्या है? तो जो भाषिक इकाई की चर्चा चल रही थी, अभी मैं कह रहा था उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और प्रोक्ति क्या होता है? इन्हीं की तो संरचना होती है। तो इस तरीके से अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को हम ध्यान में रखें तो सभी भाषिक तत्वों के द्वारा जो संप्रेष्य है, जो संप्रेषित किया गया है, तो सभी भाषिक तत्वों के द्वारा जो संप्रेष्य है उसे हम अर्थ और उसके विश्लेषण की परिधि में माने जाते सकते हैं। किसी भी शब्द का यह संप्रेष्य अर्थ प्रयोक्ता और श्रोता दोनों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग करने वाला, बोलने वाला, श्रोता उसको सुनने वाला, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए अर्थभेद की स्थिति बनती है। यहाँ स्पष्ट है कि वक्ता और श्रोता दोनों रूपों में भाषा के प्रयोक्ता अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, प्रसंग आदि के अनुरूप शब्द और अर्थ को ग्रहण करते हैं। अतः शब्द विशेष से उनके मस्तिष्क में उभरने वाले अर्थ बिंब या अर्थ छवि में पर्याप्त अंतर या भेद हो सकता है। इससे एक बात स्पष्ट है कि किसी भी शब्द का उससे अर्थ से निश्चित या कोई नियत नित्य संबंध जो है नहीं होता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी शब्द विशेष का एक ही अर्थ हो। एक शब्द के एक से अनेक कई अर्थ हो सकते हैं जो संदर्भ विशेष में प्रयोग किए जाने पर पूर्ण रूप से समझे जा सकते हैं। यहाँ आपसे बात की गई कि जो भाषा को बोलने वाला है प्रयोक्ता है और जो भाषा को सुनने वाला है, दोनों की मानसिक स्थिति के ऊपर यह निर्भर करेगा। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जिस प्रसंग में प्रयुक्त किया जा रहा है उस प्रसंग के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी उसका एक अर्थ निश्चित नहीं होता, उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संदर्भ विशेष में प्रयोग किए जाने पर भी पूर्ण रूप से उस अर्थ को समझा जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि अर्थ शब्द जो है से अभिप्राय, ध्वनि, हेतु, कारण आदि के लिए प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में हम जब अर्थ का प्रयोग करते हैं तो अर्थ का मतलब संपत्ति, धन, संबंध से होता है, जबकि भाषा विज्ञान में इसी शब्द का प्रयोग शब्द के अर्थ से होता है। अर्थ का प्रयोग जो अभिप्राय के लिए होता है। साथ ही एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द जो है अभिव्यंजक होते हैं।
लेकिन शब्दों में पूर्णतया पर्याप्तता संभव नहीं है। शब्द का पर्याय स्वयं वही शब्द हुआ करता है। शब्द के अतिरिक्त पर्याय की तलाश करना काम चलाना है। अतः शब्द अर्थों के वाहक मात्र नहीं होते, उनके पारस्परिक संबंध भी होते हैं। इस शाब्दिक संबंध से ही अर्थ प्राप्ति संभव है। स्पष्ट है? इस प्रकार अर्थ विज्ञान में शब्दार्थ के आंतरिक पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। अर्थ क्या है, अर्थ ज्ञान क्या है, शब्द अर्थ में संबंध क्या है, संकेत ग्रहण कैसे होता है, मन में बिंब का निर्माण कैसे होता है आदि। आंतरिक अर्थ विज्ञान में शब्दों के अर्थ के विकास की दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के साधन, अर्थ परिवर्तन के कारण, एकार्थक और अनेकार्थक अर्थ, अर्थ निर्णय अर्थ विज्ञान के बाह्य पक्ष हैं। विज्ञान में अर्थ का अध्ययन एककालिक हो सकता है, कालक्रमिक हो सकता है, तुलनात्मक हो सकता है, व्यतिरेकी भी हो सकता है। अर्थ विज्ञान में शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, पदबंध, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे आदि सभी का अर्थगत अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में प्रकरणार्थ विज्ञान का भी उल्लेख किया जा सकता है। शाब्दिक संबंधों के कुछ रूप इस प्रकार हैं। शब्द की पर्यायता, पर्यायवाची शब्द। भाषा में एक ही अर्थ के लिए एकाधिक शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। एक से अधिक शब्द प्रयोग होते हैं जिन्हें हम पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा में ऐसी स्थिति में हम अगर देखें तो जैसे नभ, आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, क्षितिज मतलब इत्यादि, शून्य, आसमान आदि अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन इन पर्यायवाची शब्दों में भी, ध्यान दीजिएगा, गौर करने का विषय है, लेकिन इन पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थ की छाया में बारीक अंतर होता है। इन विभिन्न आर्थिक धरातलों के कारण पर्याय शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का चुनाव विषय और प्रसंग के अनुसार सावधानी से करना आवश्यक है, सावधानी से करना जरूरी होता है। यह संभव है संदर्भ विशेष में एक शब्द की जगह उसका कोई विशेष पर्याय रखने पर अर्थ विशेष में कोई अंतर न है, इस बात की संभावना है। परंतु अन्य संदर्भों में ऐसा करने पर अंतर आ सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, डॉक्टर तिवारी क्या लिखते हैं? डॉक्टर तिवारी लिखते हैं, यह संभव है कि संदर्भ विशेष में एक शब्द की जगह उसका कोई विशेष पर्याय अर्थ रखने पर अर्थ में विशेष अंतर न आए, परंतु अन्य संदर्भों में ऐसा करने पर अंतर आ सकता है। इसको ध्यान में रखें तो हमारी समझ से पर्याय या पर्यायवाची शब्द किस तरह के होंगे? दो होंगे, दो प्रकार के माने जाएंगे। नंबर 1 पूर्ण पर्याय, नंबर 2 अपूर्ण पर्याय। अब सवाल इस बात का है कि ये पूर्ण पर्याय क्या है? पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम सभी प्रकार के संदर्भों में एक दूसरे के स्थान पर कर सकें। एक के स्थान पर दूसरे पर्याय के आने से अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे अभी गणेशोत्सव सामने है, गणेश, गजानन, वक्रतुंड, एकदंत, गणाधिपति, लंबोदर, विनायक, सिद्धि विनायक आदि शब्दों को हम एक दूसरे के स्थान पर बिना किसी परिवर्तन के, अर्थ परिवर्तन के प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि सब एक ही का बोध कराते हैं। इस प्रकार सत्य के लिए सच, यथार्थ, यथातथ्य, ईमानदार, विश्वस्त, शुद्धता के लिए दूध का धुला, सच्चा, प्रमाणित, खरा, शुद्ध, सच्चाई।
आदि अनेक पर्याय देखे जा सकते हैं। लेकिन यही आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन में देखें, क्या शानदार कहानी रची है। जो सत्य है वह सर्जन शक्ति के सुनहरे पात्र में मुंह बंद किए ढका ही रह जाता है, पर एक गप्पे की परतें जमती चली जाती हैं। यहाँ सत्य की जगह सच, यथार्थ, सच्चाई, यथा तथ्य, खरा, प्रमाणित आदि शब्दों को पूर्ण पर्याय के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। अपूर्ण पर्याय, अब सवाल उठता है कि पूर्ण पर्याय के बाद अपूर्ण पर्याय क्या है। तो कहते हैं अपूर्ण पर्याय वो होगा जहां पर्यायता पूर्ण रूप से नहीं होगी, जो ऊपरी तौर पर पूर्ण पर्यायवाची होते हैं लेकिन अन्य संबंधों में एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या ये कह लीजिए उनका प्रयोग करना उचित नहीं होगा। जैसे बिजली, विद्युत। तो बिजली के अर्थ में चपला, तड़ित, सौदामिनी, एरावती, अश्विनी, शंपा आदि अनेक पर्याय हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक शब्द हर प्रसंग में प्रयुक्त नहीं हो सकता। जैसे बिजली विभाग के बिल के लिए अगर हम कहें तड़ित बिल, सौदामिनी बिल या चपला बिल, तो सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग के लिए चपला विभाग कर दे, बड़ा अजीब सा लगेगा। इस प्रकार पर्यायता प्रायः आंशिक होती है। इसके कई अन्य रूप भी हैं। सूक्ष्मांतरी पर्यायता, जैसे गर्व, दंभ, अहंकार, घमंड, अभिमान। मूल्यांकरी पर्यायता, अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। शैली पर्यायता, अधिकारी, अवसर। सह प्रयोगांतरी पर्यायता, निर्णय, ज्ञान। आदांतरी पर्यायता, तुम आप। आदि भाषा में कुछ छद्म पर्याय भी होते हैं जो पर्याय न होते हुए भी पर्याय प्रतीत होते हैं। जैसे आदि, मानसिक कष्ट। व्याधि, शारीरिक कष्ट। बुद्धि, आकलन। ज्ञान, अनुभव, जानकारी इत्यादि। इस तरीके से हमने देखा कि पर्याय के दो भेद हो गए, पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय। इसके अलावा जो है विलोमता, विलोम शब्द, विलोमी भाव। शब्द में विलोम या विपरीतार्थक को भी संदर्भ और अर्थी घटकों की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे गुण के संदर्भ में इसका जो विपरीत क्या होगा, दोष होगा। इसी प्रकार आदमी के संदर्भ में औरत होगा। अब यहाँ जैसे काला है, काला का सफेद। व्यक्ति के संदर्भ में गोरा होगा। सूखा का गीला, वस्त्र के संदर्भ में। सूखा का बाग के संदर्भ में हरा भरा। सभ्य के संदर्भ में विलोमता असभ्य, बर्बर। और संकोच के संदर्भ में असंकोच, प्रसार। सृष्टि के संदर्भ में उसका विलोम होगा संहार, प्रलय। तो इस तरीके से विलोम शब्दों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी में शब्दों के अर्थ में विभिन्नता अनुनासिकता के कारण भी देखने को मिलती है। जैसे सवार, संवार, सवार, संवार। कहाँ, 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 कहाँ। गई, 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 गई। हिंदी में द्वित वर्ण के आ जाने से भी शब्दों के में ये अनुनासिक जो हमने कहा, प्राणवायु क्या होती है, नाक के रास्ते से निकलती है। वही सवार जो है संवार हो जाता है। ठीक है। गई, गई हो जाती है। तो द्वित्व के कारण भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पक्का, पक्का, पक्का। पता, पत्ता। बचा, बच्चा। अनेकार्थता के कारण देख लीजिए आप जो है अर्थ के धरातल पर एक कोशगत इकाई के एक से अधिक अर्थ का होना अनेकार्थता या बहुअर्थता कहलाता है। उदाहरण कर शब्द के लिए हिंदी में कई अर्थ हैं। कर हाथ, किरण,
हाथी की सूंड, टैक्स अलग अलग संदर्भों या प्रसंगों में प्रयुक्त होने पर कर के अलग अलग अर्थ जो है वो व्यंजित होते हैं। भर्तृहरि के अनुसार इस प्रकार शब्दों का कहाँ पर क्या अर्थ लिया जाए यह प्रयोक्ता पर निर्भर करता है। प्रयोक्ता जहाँ जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करता है वही उसका अभिधेय अर्थ है। श्रृंग सिंह चोटी, नग कृक्ष पर्वत, पानी कांति सम्मान, जल आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। समनामिकता ऐसे पद जिनके मौखिक लिखित रूप में एक से या अधिक समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो समनामी कहलाते हैं। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अलग भाषाओं के स्रोत से आने के कारण एक से अधिक शब्द भी अर्थ की दृष्टि से अनेकार्थी बन जाते हैं। जैसे एक आम शब्द दो अलग अलग स्रोतों के कारण एक से अधिक अर्थ देने वाला बन जाता है। आम संस्कृत आम्र फल विशेष, अरबी आम साधारण या सामान्य जन। फिर अगला मुद्दा आता है अवनामिता। जब एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द में समाहित हो तो इस संबंध को अवनामिता कहते हैं। इससे विशिष्ट और सामान्य शाब्दिक इकाइयों का बोध होता है। जैसे गोभी एक सब्जी है, वाक्य में गोभी और सब्जी के बीच आर्थिक स्तर पर अवनामिता है, गोभी का अवनाम है। सम स्वनता, स्वन का अर्थ है ध्वनि। सम स्वन शब्दों का लिखित रूप और अर्थ भिन्न होते हैं लेकिन अन्यात्मक उच्चारण समान होता है। जैसे कर्ता उद्देश्य, कर्ता करना, क्रिया का वर्तमान कालिक दंत रूप। ठमंत बिना ढका, ठमंत भालू। अर्थ के प्रकार, अर्थ के कई प्रकार माने गए हैं। संरचनात्मक अर्थ, अर्थ आदि इकाइयों की रूप रचना जिन संरचनाओं के द्वारा होती है उनसे संबंधित अर्थ संरचनात्मक अर्थ कहलाते हैं। जैसे जलज शब्द की रूप रचना जल और जय तथा पंकज शब्द की रूप रचना पंख और जय के सहारे हुई है। इनके आधार पर इन दोनों शब्दों का संरचनात्मक अर्थ है जलज जल, धन जय, जल से उत्पन्न हुआ कमल। पंख धन जय अर्थात पंख कीचड़ से उत्पन्न हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाषा में शब्द का प्रयोग उसके संरचनात्मक अर्थ के आधार पर ही हो। ये शब्द कमल के सांकेतिक अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। ध्यान दीजिए, ये शब्द कमल के सांकेतिक अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं और सिर्फ इसी अर्थ में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मुख्यार्थ या सामान्यार्थ, शब्दकोश के अनुसार किसी शब्द का जो सामान्य या निश्चित अर्थ है वही उसका सामान्य अर्थ है। जैसे अन्न अनाज, वायु हवा, कीमत मूल्य। नंबर 3 लक्ष्यार्थ। यह प्रयोजन या रूढ़ के आधार पर शब्द के सामान्य मुख्यार्थ से अलग हटकर किसी भिन्न अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे उल्लू से मूर्ख, गाय से सीधापन, शेर से बहादुर आदि अर्थ लक्षित होते हैं। मुहावरों के भी प्रायः लक्ष्यार्थ प्रयोग किए जाते हैं। व्यंग्यार्थ, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से भी आगे कोई अन्य अर्थ या ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं तो उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे एक 3 पंक्तियां हैं, देखिएगा नरेश मेहता की। रोज ही तो कुछ नई हवाएं, नए फूल फल और कुछ नए दृश्य लेकर दिन आता है। यहाँ हवा, फूल, फल, दृश्य में नयापन का व्यंग्यार्थ, नया उत्साह
और नई संभावनाएं जो निहित हैं। प्रयोगार्थ या सामाजिक अर्थ सामाजिक होता है, जैसे तू, तुम और आपका व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, लेकिन इनके सामाजिक अर्थ अलग अलग है। सामाजिक स्तर में आयु में छोटे बड़े व्यक्तियों की भिन्नता, इनके अर्थ में अंतर आ जाता है। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ हमने जो बातें की, उन बातों के दौरान ये हमने देखा कि हमारा विषय जटिल होते हुए भी बहुत ही सहज है, सूक्ष्म है और ऐसी स्थिति में अर्थ को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, हार्दिक धन्यवाद। किसी भी तरीके की असुविधा हो तो आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।